हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड आई वेलकम यू टू मॉड्यूलेशन सीईटी। आज हम लोग डीएसयू सीईटी के अंदर, जिसको हम लोग दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं, उसकी फिजिक्स की सिलेबस ओवरव्यू करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन सा चैप्टर एक्चुअली में आपके लिए ज्यादा वेटेज कैरी करता है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक और एडेड इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्योंकि आपको पता है कि जून के एंड में सीईटी का एग्जाम होने वाला है, तो जिन जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से अभी नहीं स्टार्ट हुई है, तो वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो लक्ष्मी नगर ब्रांचेस में आके क्वेरी ले सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है दोस्तों, ये सेक्शन सी के अंदर आप देखोगे मैथ्स एंड साइंस रखा गया है। सेक्शन सी में आप देखोगे साइंस में हमें 3 अलग अलग कैटेगरीज पढ़नी पड़ती है, साइंस के ब्रांचेस पढ़ने पड़ते हैं। एक फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री एंड तीसरी है बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स का पूरा ओवरव्यू दूंगा। चलिए आगे जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है लाइट, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आपको कौन से टॉपिक कवर करने हैं। दोस्तों लाइट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि लाइट के 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट फिनोमेनन्स है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दोनों हमें अच्छे तरीके से पढ़नी है, इनके लॉज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सर्फेसेस। कर्व्ड सर्फेसेस का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो आप मिरर पढ़ते हो, मिरर आपके 2 तरह के होते हैं। एक का नाम है प्लेन मिरर, दूसरे का नाम है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को ही हम क्या कहते हैं, कर्व्ड मिरर्स कहते हैं, जिसको आप देखोगे कि वहां पे आप 2 तरह के और भी मिरर्स को पाओगे, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर्स, यानी जो इमेजेस फॉर्म होती है, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में जाके कि क्लास 10th में जो अलग अलग इमेजेस फॉर्म होती थी स्फेरिकल मिरर से, दैट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में आपने नोटिस किया होगा कि क्या होती थी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती थी, तो इमेज कहाँ बनेगा, नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा, ठीक है, पोजीशन कैसी होगी इमेज की, ये सारी चीजें। अगर वो फोकस पे आ जाए तो क्या होगा, अगर वो सी पे बनेगा तो क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको बेसिक फंडामेंटल्स भी आपको आनी चाहिए, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसी तरह से आपको पता चलना चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपको ओवरऑल रिफ्लेक्शन का अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज आप देखोगे यहाँ पे अच्छे से डिटेल में दी गई है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे मिरर फॉर्मूला भी दिया गया है। मिरर फॉर्मूला का एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखा गया है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। सो डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, मिरर का फॉर्मूला जनरल लगा देना है एंड दैट इज वेरी सिंपल, दैट इज 1/u + 1/v = 1/f। दैट इज वेरी सिंपल। मैग्निफिकेशन पढ़ना है, कितना मैग्निफाइड हुआ इमेज, ये सारी चीजें हमें देखना है। रिफ्रैक्शन आपको पढ़नी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, दैट इज 2 लेंसेज, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होती है, उसे भी हमें पढ़ना पड़ता है। हमारे आंखों में जनरली आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग होता है या डाइवर्जिंग होता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से बताई जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इन सब चीजों को पहले से पढ़ रखा है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हमारे इस चैनल के साथ जुड़ के भी आप इजीली इन सब चीजों को भी अच्छे से तैयार कर सकते हो, ठीक है। जल्दी आपने नोटिस किया होगा, आप अगर जाओगे प्लेलिस्ट में तो आपको बहुत सारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी, आप प्लीज उन सबको चेक करिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं लग रहा और आपको लग रहा है थोड़ा आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो प्लीज आप आराम से मॉड्यूलेशन के चैनल पे जाके वहां से आप नंबर निकाल सकते हो, देख सकते हो। साथ ही साथ मैं इस वीडियो के एंड में भी बताऊंगा कि किस तरह से आप कोर्सेज में भी इनरोल हो सकते हो, बिकॉज कोर्सेज की फी बहुत ही मिनिमम है और आराम से आप अफोर्ड कर सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हो और बहुत ही अच्छे रैंक के साथ अपना एडमिशन इंश्योर कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज में, ठीक है। चलिए, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, अलग अलग जो इमेजेस बनेंगी उनके पोजीशंस क्या होगा, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साथ ही साथ फ्रेंड हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस आपको करना पड़ेगा। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, P = 1/f, दैट इज 1/फोकल लेंथ। इसी से हम पता कर पाते हैं कि हमारा जो लेंस लगा हुआ है दैट इज आईज में, वो पॉजिटिव लेंस है या नेगेटिव लेंस लगी हुई है, यानी पावर कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव पावर होती है तो आपको पता होगा हमें दूर की चीजें नहीं दिखती,
जो जनरल आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत, है ना। अगर पॉजिटिव अगर आप किसी का देखते हो चश्मा लगा हुआ यानी +2 का, यानी से सामने की चीजें नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। इनके कंडीशंस होते हैं यानी डिफेक्ट्स होते हैं आईज का, ये सारा चीज भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं वहां पे। चलिए, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर आता दोस्त हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना थ्रू लाइट प्रिज्म, जिससे आप देखोगे कि प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट किस तरह से काम करती है, साथ ही साथ स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन, ठीक है। 7 अलग अलग जो सतरंगी कलर बनते थे, याद करो विवग्योर, वो भी आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। कैसा होता था फेनोमेनन, बहुत ही सिंपल। आप देखो एक यहाँ पे प्रिज्म है, राइट, प्रिज्म है यहाँ पे, और एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट जाती थी। ये क्या करेंगे, 7 अलग अलग डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती थी, ये अलग अलग टूट जाएगी यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और जिस स्क्रीन पे हम, याद करो, जिस स्क्रीन पे हमें ये सारे कलर्स मिलते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम। आप आज तक आप आई डोंट नो कि आप स्पेक्ट्रम कैसे समझते थे। स्पेक्ट्रम मतलब जिस स्क्रीन पे ये 7 अलग अलग कलर्स मिलते हैं उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो फेनोमेनन यहाँ हो रही है, एक व्हाइट बीम ऑफ लाइट जाके 7 अलग कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते से। और जो आप अलग अलग कलर देखते हो इसका नाम क्या है, विवग्योर, VIVGYOR, ठीक है। जहां पे आप देखते हो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, हाईएस्ट वेवलेंथ। और वायलेट किस चीज में फेमस है, इसका डेविएशन हाईएस्ट है, हाईएस्ट डेविएशन या मैक्सिमम डेविएशन, यानी ये सबसे ज्यादा डेविएट होती है, यानी हमें शायद ही वायलेट कलर दूर से आते हुए दिखाई देती है। रेनबो फॉर्मेशन में ये 7 के 7 कलर बनते हैं, लेकिन आपने कभी भी एक वायलेट कलर को ऑब्जर्व नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि ये डेविएट कर जाती है, हमारे आंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। सबसे ज्यादा हमें दूर से कौन सी लाइट दिखती है, रेड दिखती है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल क्या दोस्त, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बच्चों एग्जांपल है हमारा, दैट इज क्लाउड के ऊपर का जो स्काई देखते हो वो उसका ब्लू कलर का हो जाना, ठीक है। क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा क्या करती है, स्कैटरिंग प्रोड्यूस करती है, इस वजह से हमारी स्काई की कलर क्या होती है, ब्लू होती है। स्कैटरिंग ऑफ कलर का और एक एग्जांपल बहुत बढ़िया क्या है, दैट इज जब सनराइज होती है उस समय आप देखोगे कि वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से कौन सी लाइट आती है आपके पास, रेड एंड ऑरेंज, दैट इज आपको कुछ रेड एंड ऑरेंज का मिक्सचर दिखाई देता है सनराइज एंड सनसेट के समय, क्योंकि बाकी लाइट्स का आप देखो वेवलेंथ बहुत ही छोटा है, वो हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर ग्रीन जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन लाइट को छोड़ के बाकी सारे को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और सिर्फ ग्रीन लाइट को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हमें वो पत्ते ग्रीन कलर के दिखते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 आपका ये रहा, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम थोड़े बहुत डिफेक्ट्स के बारे में जानेंगे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, ये सारे प्रेसबायोपिया, ये सारे कौन से डिफेक्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे। अब आता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इफेक्ट्स ऑफ करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज पढ़ने पड़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, ठीक है, साथ ही साथ पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कैसे होती है, यानी एक कंडक्टर में कहां से कहां कैसे जाएगी, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे कैसे पहुंचेगी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट में आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से लगभग इंश्योर करके आप देख सकते हो कि हर जगह से, हर एक एग्जाम में आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर ये टॉपिक है तो ओम्स लॉ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट आती है उसी का नाम क्या है बच्चों, बताओ, रेजिस्टेंस। और इसी रेजिस्टेंस को और डीपली हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के फॉर्म में, ठीक है। ये सारा कुछ बिल्कुल आप पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े हो तो हमारे कोर्सेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बिल्कुल तोड़कर इन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, हर एक मोड में। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ
कंडक्टर डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, किस तरह से काम करती है रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, और इसको कम और ज्यादा कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। A series combination of resistors, a parallel combination of resistors and its application in daily life। तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि ये क्या होता है कि इनके जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इनको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। यानी एक इंपॉर्टेंट बात आप समझो यहाँ पे, फिलहाल एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये हो गई कि आप देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अगर आप चलाते हो, है ना, तो आप एक टाइम के बाद नोटिस करोगे बच्चों कि उसमें हिटिंग इफेक्ट आ जाती है। आप फोन चलाते हो, गेम खेलते होगे, गेम खेलने के बाद आप नोटिस करो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उसमें बहुत ज्यादा उसमें हिटिंग इफेक्ट आती है, गर्म हो जाता है वो, राइट। सिमिलरली आप टीवी को चला लो, टीवी को चलाने के बाद कुछ समय के बाद आप नोटिस करोगे कि वो टीवी का जो बैक पोर्शन है या उसकी जो एलईडी के पीछे का पोर्शन होता है वो गर्म हो जाता है। यानी जिस जगह से सर्किट आप देखो मूव कर रही है उस जगह पे आप नोटिस करोगे कि ये सारी चीजें घटती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन PVIR, दैट इज जो पावर है, ठीक है। आप देखोगे जो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है एंड रेजिस्टेंस है, इन सब के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक क्वेश्चन आप अपने लिए बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह से पीछे देखो आप, पीछे जो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है यहाँ से भी चांसेस रहते हैं बहुत, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जहां से क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट है मैं वहां पे स्टार लगा दे रहा हूं, यहां से पूछा ही जाता है, ये नहीं कि पूछेंगे या नहीं, पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 लाइट, एक सवाल यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, मीन्स जरूर मिलेगा, ठीक है। जहां पे स्टार लगा रहा हूं वहां से जरूर आएंगे। यहाँ से डिस्पर्शन ऑफ लाइट पूछा भी आ जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल पूछा जाएगा या फिर 4 सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि 10 नंबर में से या 10 क्वेश्चंस में से आप देखो क्या है कि हमें जो डिवीजन करना है वो 3 जगह करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि फिजिक्स से 4 क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री से 3, बायो से 3, कभी थोड़ा अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, बायो से 4, फिजिक्स से 3, केमिस्ट्री से 3। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। जहां से क्वेश्चन जरूर आएगा वो है करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो 2 सवाल तो आपके एकदम सुनिश्चित हो चुके हैं कि आना ही आना है, ठीक है। ये सारा डिस्क्रिप्शन आपने समझ लिया होगा, जान लिया होगा कैसे करना है। क्लास 10th के बुक में ये सारा चीज आपने पढ़ा होगा, बहुत ही आसान है। बस ये है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं पूछ देंगे सिंपल सा कि बताओ ऐसा कौन सा लॉ है जो पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज करंट के बीच लगता है, तो ओम्स लॉ हो जाएगा, इतना आसान नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहां से भी एक सवाल आप लेवल सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन आई वाले में आप देखो ह्यूमन आई लाइट का ही पार्ट है, ठीक है। तो वहां पे ये एक संभावनाएं बनती हैं कि वहां से एक सवाल ना आए। तो ये 3 टॉपिक आप देख लो, यहाँ से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और अगर 4 क्वेश्चन आएगा तो ह्यूमन आई से एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, बहुत बेहतर। तो आप पहले बात बताओ मुझे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि करंट के द्वारा, करंट के वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बन रही है, ठीक है। तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट्स क्या होते हैं, किस किस तरह के मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यानी मान के चलो ये क्या है, एक वायर है, ठीक। इस वायर के, अगर ये वायर स्ट्रेट है, सपोज ये वायर अगर स्ट्रेट है ना, ये वायर अगर आपको स्ट्रेट दिख रहा है तो इसके चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस आप देखो एग्जैक्टली शेप का बनेगा, तो कॉन्सेंट्रिक बनेगा, यानी गोल 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 सा बिल्कुल इसके चारों तरफ आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी। क्लियर ये बातें? तो ये सारा चीज आपको यहाँ से पढ़ना है। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स दैट इज कॉइल और सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है दोस्त? सोलेनॉइड होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं बड़े बड़े क्रेन्स का डेवलपमेंट के लिए या बड़े बड़े क्रेन्स के ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जब आप बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में जाओगे तो आप नोटिस करोगे, जैसे मान के चलो कहीं पटरियां बन रही है, इंडियन गवर्नमेंट का जो ट्रैक्स है दैट इज पटरियां बनती है, वो कहाँ बनती है? भिलाई स्टील प्लांट में,
ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो क्रेन्स कैसे ऑपरेट होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे ऑपरेट होती है, क्योंकि इतने बड़े मैग्नेट को आप नहीं यूज कर सकते। अगर इतना बड़ा मैग्नेट नेचुरली रहा तो उसके आसपास अगर ट्रक आएगी, कुछ भी आएगा, वो उसको खींच लेगा, है ना, और वो खींचा ही रखेगा, उसको छोड़ने वाला नहीं है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या सोलेनॉइड का यूज करने से हमारा बेनिफिट ये है कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर जो एप्लीकेशन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो पास करके हमने मैग्नेट जबरदस्ती बनाया था किसी को, उसको हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको समझ लेते हैं किस तरह से। मान के चलो किसी मैग्नेट ने क्या किया, एक किसी बड़े से कार को ही खींच लिया, राइट। अब ये नेचुरल मैग्नेट है तो इसको छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो क्या होगा, हम अगर सिंपल स्विच ऑफ करेंगे, ठीक है, कुछ समय के बाद उसकी मैग्नेटिज्म चली जाएगी अंदर की, वो धीरे धीरे खुद ही नीचे आ जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज EMI। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सारा कुछ हम अच्छे से देखेंगे यहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर भी देखेंगे। द इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, करंट बाय इंडक्शन क्या होती है, ये सारा कुछ हम अच्छे से यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, अभी जो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक जनरेटर किस तरह से काम करेगी, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से काम करती है। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये देखो, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके बारे में भी। एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, आपके घरों में बच्चों क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, यानी ऑन ऑफ करके आती है। ठीक है, जब इसकी मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये और कम हो जाए, पावर और कम हो जाए, तो आपको नोटिस करने को मिलेगा। याद करो, शादियों में अगर आप बहुत पहले कभी गए हो या कहीं भी गए होगे, एक लाइट दिखता है आपको, छोटा छोटा बुझता रहता है, खुलता रहता है, बुझता रहता है, खुलता रहता है, राइट, ऑन ऑफ वाले मोड में रहता है। ये जो छोटा छोटा ब्लिंक कर रहा है लाइट, यही एक्चुअली शो करता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है। जो जनरेटर से लाइट आती है वो डायरेक्ट करंट होता है, बैटरी से, जनरेटर से, यहाँ से हमें डायरेक्ट करंट मिलती है, कोई ऑल्टरनेटिंग करंट हमें नहीं मिलती। घरों में लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट यूज होती है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स देखेंगे, उसका जो न्यूमेरिकल होता है कि किस तरह से अगर 10 यूनिट आया तो कितने पैसे होंगे। ठीक है, अगर मान के चलो एक बल्ब है जिसका 10 वॉट है, ये 10 घंटे के लिए चला, 1 महीने चलेगा, तो क्या दाम बनेगा। इस तरह के सवाल कुछ कुछ आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। क्लियर है चीज, अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सारी बातें। चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर 1, 3, 4 से एक सवाल जरूर आएंगे। चैप्टर 2 से सवाल तब आएगा, यानी ये वाले चैप्टर से सवाल तब आएगा जब आप देखोगे कि फिजिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है चीज, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें स्टार नहीं है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि 4 सवाल आपके फिजिक्स से पूछे जाते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये भी आ जाएगा, और इसलिए मैं यहाँ पे आप स्टार लगा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे अभी ये बात को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे, गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन नंबर पे कांटेक्ट करने के साथ साथ आप हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां से आपको कोर्सेज के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।